Good morning, plus two commerce. Today we will be doing the next topic of chapter number 11 and the topic is marketing mix. अब आपको वर्ड में ही पता है कि मिक्स वर्ड आ गया. अब ध्यान से देखो कि ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, अकेला मार्केटिंग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. ये टाइटल अलग है, मार्केटिंग मिक्स. तो आपको एग्ज़ाम में ध्यान से देखना है कि आपको क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया है. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पूछे गए हैं या मार्केटिंग मैनेजमेंट के फीचर्स पूछे गए हैं या आपको मार्केटिंग मिक्स पूछा गया, क्योंकि तीनों चीज़ें वो अलग हैं. ठीक है, फर्स्ट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट, देन मार्केटिंग अकेला, देन थर्ड इज़ मार्केटिंग मिक्स. अब यहाँ पे मिक्स वर्ड को हम कह सकते हैं जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे हम चाय बनाते हैं, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं, शुगर, टी, मिल्क. उसी तरह से जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं कोई भी, उसमें भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं. इसी तरह से जब हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग अच्छी हो उसके लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं, या आप उसको टूल्स भी बोल सकते हो, उसको एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, और उसको वेरिएबल्स भी बोल सकते हो, या उसको इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हो. सबसे कॉमन हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, बट फिर भी आपको सारे नेम्स पता होने चाहिए. इंग्रेडिएंट्स, टूल्स, वेरिएबल्स और एलिमेंट्स. तो ये जब चारों चीज़ें मिल जाती हैं तब हम कहते हैं कि क्या हो रहा है कि हम मार्केटिंग मिक्स कर रहे हैं, कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें चार चीज़ें मिलानी पड़ती हैं, चार चीज़ों को हमें मिक्स करना पड़ता है. चार टूल्स या चार वेरिएबल्स या इंग्रेडिएंट्स को हमें मिक्स करना पड़ता है. तो वो 4 P's हैं. ठीक है, 4 P's को हमें मिक्स करना पड़ता है. फर्स्ट P है प्रोडक्ट, सेकेंड P है प्राइस, थर्ड P है प्लेस जिसका सेकेंड नेम है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फोर्थ इज प्रमोशन P से. ठीक है, तो 4 of the elements start from the same letter, that is P, that is why it is known as 4 P's. ओके, अगर इन सबको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, कह लो इस तरह से यूज़ करते हैं कि मार्केटिंग अच्छी हो, एट दैट वी वांट गुड मार्केटिंग. तो अगर हम मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हमें चारों पीस को मिलाना ही पड़ेगा. अगर कोई एक पी भी मैंने छोड़ दिया तो मार्केटिंग इनकम्प्लीट है. ठीक है, जब हम मार्केटिंग करते हैं तो एक साइड पे कस्टमर होता है और दूसरे साइड पे मार्केटर होता है. ठीक है, जिसने मार्केटिंग करनी होती है. तो वो ट्रांजैक्शन वो तभी करेगा अगर उसके पास कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस होगी उसके पास ऑफर करने के लिए. ओके, तो जब तक हम कोई सर्विस ऑफर नहीं करेंगे या जब तक हम कोई प्रोडक्ट ऑफर नहीं करेंगे, मैं मार्केटिंग कैसे कर सकती हूँ. अगर मुझे आपको कुछ आई वॉन्ट टू सेल समथिंग, जैसे मैं आपको फ़ोन बेच रही हूँ, तो अगर फ़ोन मेरे हाथ में होगा, अगर मैं आपको वो दूंगी तभी मैं उसकी मार्केटिंग करूँगी कि फ़ोन में क्या फ़ीचर्स हैं, इसका क्या साइज़ है, इसमें क्या डिफरेंट है. अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं आपको ऑफर करने के लिए तो मैं कैसे मार्केटिंग कर लूँगी, राइट. सो देयर शुड बी सम प्रोडक्ट और सम सर्विस. अब उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी पैकिंग, उसका नेम, उसका प्राइस, उसकी प्रमोशन, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारे के सारे डिसीजंस किसका पार्ट है, मार्केटिंग मिक्स का. ठीक है, अब इनके फर्दर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं दैट वी विल बी डूइंग साइड बाय साइड. तो जो फर्स्ट पी हमने आज पढ़ना है दैट इज़ प्रोडक्ट. यू कैन सी इन द फ्लो चार्ट दैट अंडर प्रोडक्ट देयर आर 4 कंपोनेंट्स. ठीक है, 4 कंपोनेंट्स हैं प्रोडक्ट के, इसका नाम है प्रोडक्ट मिक्स. फर्स्ट पी जो कि प्रोडक्ट मिक्स है उसके अंडर कितने कंपोनेंट्स हैं, 4. सॉरी, देयर आर 3 एक्चुअली. पहले हम प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, देन देयर आर द अदर कंपोनेंट्स. पहले तो हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है, देन उसकी ब्रांडिंग कैसे होती है, फिर उस पर लेबलिंग कैसे करी जाती है, एंड देन पैकेजिंग. ओके, सो व्हाट इज़ प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल भी हो सकता है. टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं. ये इनटेंजिबल भी हो सकता है. इनटेंजिबल मतलब वो कोई सर्विस होगी फिर. ठीक है, जो कि हम अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं. क्यों ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि उसकी नीड है और हमें वो नीड को क्या करना है, सेटिस्फाई. आपको मैंने पहले भी बताया था इन द फर्स्ट लेक्चर कि जो प्रोडक्ट है जब कोई इंसान खरीदता है, कोई कस्टमर खरीदता है, तो उसको बहुत सारी यूटिलिटीज़ मिलती हैं. यूटिलिटीज़ मीन्स सेटिस्फैक्शन. जैसे वो उस चीज़ को यूज़ करेगा, जो भी उस चीज़ का फंक्शन है. ठीक है, अगर साइकिल परचेज़ किया तो वो चलाएगा, उसको राइड करेगा, तो उसको उससे फंक्शनल सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है, उससे उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है कि अगर मैं ये आईफोन रखूँगा तो लोग मुझे लाइक स्टेटस सिंबल मेरा बढ़ेगा, तो उससे साइकोलॉजिकली मैं खुश हो रही हूँ, तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है. तो एक प्रोडक्ट से हम अपने कस्टमर को बहुत सारी सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं. क्लियर. अब
अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में बोला गया कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, कि प्रोडक्ट होता क्या है। पर मोस्टली जो आपसे पूछा जाएगा वो है प्रोडक्ट मिक्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट। जहाँ पे भी वर्ड मिक्स आ गया, आपने डिसीजंस वर्ड बीच में ऐड करना ही करना है। सो द प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, जैसे कि उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए प्रोडक्ट का, या उसकी पैकिंग कैसे होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे एक प्रोडक्ट है वो बहुत सारी चीज़ों, उसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसको जोड़ के वो बनता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फ़ोन है या रेफ्रिजरेटर है, तो वो किसी एक चीज़ से नहीं बनता ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम अरेंज करते हैं, देन वी असेंबल इट, उसको सॉर्ट करते हैं, तो फिर जाके एक पूरा प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट मिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ओके। अब जैसे हिंदुस्तान लीवर है, ठीक है, अब उसको उसके सोप्स भी बनते हैं, उसके डिटर्जेंट भी बनते हैं, उसकी चाय भी बनती है, उसके टूथपेस्ट भी बनते हैं, उसके शैम्पूज भी बनते हैं, उसकी क्रीम्स भी बनती हैं, उसको बहुत कुछ बनता है। तो कभी कभार क्या होता है कि एक फर्म है, जैसे हिंदुस्तान लीवर एक फर्म है, उसने अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करी सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ। स्टार्टिंग में उसका सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपैंड होता है बिजनेस या आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हो, तो और ज़्यादा प्रोडक्ट हम ऐड करते रहते हैं, जिसको हम लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे निरमा जब आया था मार्केट में, तो वो डिटर्जेंट पाउडर से आया था, ठीक है, ठीक है, जिसमें वो ऐड आती है वॉशिंग पाउडर निरमा ऐसे करके वाली, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके साथ साथ उसने उसका सॉल्ट, उसका टॉयलेट सोप, टूथपेस्ट, सब कुछ उसने बनाना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अगर आज हम देखें जैसे ये मेडिमिक्स है, मेडिमिक्स का सिर्फ सोप आता था पहले, सिर्फ एक ग्रीन कलर का सोप, हर्बल सोप। अब अगर आप जाओगे तो उस हर्बल सोप में भी उन्होंने 2-3 उसको डाइवर्सिफाई कर दिया है, उसके फेस वॉशेस भी आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। पहले बॉयज़ के फेस वॉशेस नहीं आते थे कुछ कंपनीज के, अब वो भी आने शुरू हो गए। इट मीन्स उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को अब और ऐड किया है, लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बनी है और प्रोडक्ट्स को ऐड किया है, तो इससे मार्केटिंग भी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये था प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट इज कि इसमें अब कंपोनेंट्स क्या आते हैं। फर्स्ट इज ब्रांडिंग। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन प्रोडक्ट मिक्स में लेना है एक मार्केटर को, वो है कि मतलब उसको सोचना है ब्रांडिंग के बारे में। उसको ये देखना है कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है, ये इसकी जो मैंने मार्केटिंग करनी है, ये मैंने ब्रांड नेम के अंडर करनी है या जेनरिक नेम। अब जेनरिक नेम क्या होता है? नेम जस्ट नॉर्मल प्रोडक्ट का नेम, जैसे कि सपोज करो मोबाइल फ़ोन, ठीक है। मोबाइल फ़ोन क्या है? एक जेनरिक नेम है, जनरल में जितने भी फ़ोन है सबको हम क्या कहते हैं? मोबाइल फ़ोन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये एप्पल का है, तो मैंने उसको एक स्पेशल नेम दिया है जो कि ब्रांड नेम है। ये फ़ोन सैमसंग का है। जब सैमसंग आ गया, सारे फ़ोन सैमसंग के नहीं है ना, कुछ फ़ोन सैमसंग के हैं, तो सैमसंग जो है दैट इज़ ब्रांड नेम। लेकिन अगर मैं कहूँ मोबाइल फ़ोन, दैट इज़ जस्ट जेनरिक नेम। जैसे रेफ्रिजरेटर, अगर मैं अकेला रेफ्रिजरेटर बोल रही हूँ, इट्स अ जेनरिक नेम। लेकिन अगर मैं बोलूँ LG का रेफ्रिजरेटर है या वर्लपूल का है या सैमसंग का है, तो वो क्या बन जाएगा? ब्रांड नेम। अगर हम जेनरिक नेम लेके किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब मेरे सामने फ़ोन पड़ा है, मैं इसकी अगर मार्केटिंग करूं, कंपनी नेम नहीं पता भी आपको, ये सैमसंग है, आईफोन है, क्या है, सिर्फ ये पता है कि ये मोबाइल फ़ोन है और मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, तो मैं आपको इतना कन्विंस नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर मेरे हाथ में एप्पल का फ़ोन है, तो मुझे लगता है मुझे ज़्यादा कन्विंस करने की भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे आपका कॉम्पिटिटर भी डिफ्रेंशिएट हो जाता है अगर आपकी कंपनी का कोई नेम है। अगर मैं सिंपल पेन बोल रही हूँ तो वो जेनरिक नेम है, लेकिन अगर मैं रेनॉल्ड्स का पेन बोल रही हूँ या मैं ट्राईमैक्स का बोल रही हूँ, मैं सेलो का बोल रही हूँ, तो वो ब्रांड नेम है, तो उससे कॉम्पिटिटर का हमें डिफरेंस भी पता चल जाता है। अब ब्रांड क्या होता है? ब्रांड मतलब कि हम प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब कुछ ब्रांड नेम यूज़ करते हैं, कुछ सिंबल यूज़ करते हैं, कुछ डिज़ाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं अगर ब्रांड नेम है, हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर भी शो होता है, ठीक है, हमारे कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली। अब अगर मैं बोलूँ कि वो जो 4 सर्कल्स वाली कार होती है, जो सिंबल बना हुआ है, वो क्या है? दैट इज़ ऑडी। सिंबल से पता लग गया। BMW भी सिंबल से पता चल जाता है, मर्सिडीज़ भी सिंबल से पता चल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, सारे के सारे ब्रांड नेम्स हैं, ब्रांड सिंबल्स हैं, मतलब ब्रांड है ये, ओके। अब
ब्रांडिंग और एक आइडेंटिफिकेशन मार्क में बहुत डिफरेंस है। कहीं ना कहीं जो बंदा बेच रहा है, जो सेलर है जो बेच रहा है, ये प्रॉमिस है कि मैं आपको क्वालिटी प्रोडक्ट दूंगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेंगी ही मिलेंगी। इसीलिए हम जब अगर ब्रांड हो तो हम फटाफट से पहचान लेते हैं कि किस कंपनी को ये जो प्रोडक्ट है किस कंपनी को बिलोंग करता है। उसके बाद वो जो कंपनी है, अगर वो जो क्वालिटी उसने बोली अगर वो वैसे दे रही है तो कस्टमर जो है कभी उस ब्रांड को छोड़ के नहीं जाता, और उसको हम बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी। अगर आज मैं टॉमी के कपड़े खरीदती हूँ, क्यों खरीदती हूँ? क्योंकि उसका एक नेम है, और सिर्फ नेम नहीं है, उसके साथ वो क्वालिटी भी ऐसे देता है कि मुझे पता है बाकी ब्रांड्स नहीं देते, तो आई विल ऑलवेज गो फॉर टॉमी और लिवाइस। मुझे पता है कि इसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं आया, 10 साल हो गए खरीदते हुए, तो इट मीन्स क्या है कि उनकी क्वालिटी अभी तक भी चल रही है। इट मीन्स आई एम अ कस्टमर और मैं जो उनका ब्रांड है उसके लिए मैं लॉयल भी हूँ। लॉयल उनकी वजह से हूँ क्योंकि उन्होंने अपना प्रोडक्ट हमेशा दूसरे ब्रांड के कंपैरेटिवली सुपीरियर बनाया है और क्वालिटी भी हमेशा अच्छी दी है। ओके, अब ब्रांड के रिलेटेड कुछ नेम है, जैसे कि मैंने अभी ब्रांड बताया। ब्रांड क्या है? आइडेंटिफिकेशन, कि आपके प्रोडक्ट को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ। तो किसी नेम के थ्रू कर सकती हूँ, किसी सिंबल के थ्रू कर सकती हूँ, किसी डिज़ाइन के थ्रू कर सकती हूँ। ठीक है, सर्फ, डिटॉल, नाइकी, इनके कुछ सिंबल्स हैं। नाइकी का सबको पता है, वो जो एक टिक आता है ना, उसको पता चल जाता है कि मतलब बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ती कि नाइकी के शूज़ हैं, पता चल जाता है शूज़ देखे कि ये नाइकी के हैं। इसी तरह से और कितनी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सिंबल्स या नेम्स हमें पता चल जाती हैं। ठीक है, उनका डिज़ाइन इस तरह से बना होता है कि हमें पता चल जाता है कि ये ब्रांड है, हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मैं आपको एक रेड कलर रैपर का चॉकलेट दिखाऊँ तो वो क्या है? दैट इज़ किट कैट। अगर मैं आपको पर्पल कलर का दिखाऊँ दैट इज़ डेयरी मिल्क। ठीक है, अगर मैं आपको कोई कोल्ड ड्रिंक दिखाऊँ जो ब्लैक एंड रेड कलर की है दैट इज़ कोक। ओके, अगर मैं आपको ब्लू कलर वाला लेस बताऊँ तो आपको पता चल जाएगा वो मैजिक मसाला वाला है। तो इन दिस वे यू कम टू नो। सेकेंड इज ब्रांड नेम, जो चीज़ मैं बोल पा रही हूँ विच कैन बी स्पोकन। ब्रांड का ऐसा पार्ट जिसको मैं बोल पा रही हूँ दैट इज ब्रांड नेम। पहले वाले जो मैंने आपको टर्म कराई दैट इज ओनली ब्रांड। ब्रांड में नेम भी आ जाता है, सिंबल भी आ जाता है, डिज़ाइन भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन ब्रांड नेम जब आपको, और ये जो आपका एग्जामिनर होगा ना पूछेगा आपसे जब आपका वाइवा होगा कि व्हाट इज ब्रांड नेम, तो आपने बोला विच कैन बी स्पोकन, जिसको हम खुद बोल सकते हैं। वर्बल पार्ट जो हम बोल रहे हैं, जैसे डिटॉल, सर्फ, मशीन, वॉशिंग मशीन, ठीक है, सैमसंग वॉशिंग मशीन, इस तरह से। ब्रांड मार्क क्या है? जैसे मैंने आपको नाइकी का बताया, या मैंने आपको ऑडी का बताया, मर्सिडीज का बताया। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क वो होता है कि आपके ब्रांड का वो पार्ट जो कि आपका है और लीगली आपने उसको लिया हुआ है, तो कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। इट मीन्स लीगल प्रोटेक्शन है आपके पास। अगर आपकी कंपनी का, अब जैसे जो नाइकी है, अगर मैं कहूँगी मैंने यहाँ शूज़ बनाने शुरू कर दिए, मैं भी नाइकी का सेम यूज़ करूँ, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास ट्रेडमार्क है। देखो जितनी भी फैक्ट्रीज वाले हैं या जितने भी शोरूम्स वाले हैं उनका सबका ट्रेडमार्क लगता है। ऐसे तो दूसरे पेशा कॉपी करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है कि आप ट्रेडमार्क ले लो ताकि आपका क्योंकि देखो एक चीज़ आप दे रहे हो दूसरा भी अगर सेम देने लग जाएगा तो मार्केट में तो चीज़ें दोनों जाएंगी। फिर कस्टमर को क्या पता कि ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट कौन सा, अगर सेम नेम है तो फिर वो यूज़ करेंगे। अब दूसरे वाला प्रोडक्ट उनको लगेगा ये तो क्वालिटी अच्छी है नहीं, चलो छोड़ो, मैंने इस ब्रांड को अब यूज़ ही नहीं करना है, तो नाम का ब्रांड रह गया, तो फिर आपका ब्रांड छोड़ जाएंगे। तो इससे बेटर लीगल प्रोटेक्शन लो कि जो आपका ब्रांड नेम वो आप ही यूज़ करोगे, कोई नहीं कर सकता आपके अलावा। ठीक है, तो ब्रांड क्या है? नेम, सिंबल, डिज़ाइन। ब्रांड नेम क्या है? जो आप बोल सकते हो। ब्रांड मार्क क्या है? जो आप बोल नहीं सकते हो लेकिन आप देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ट्रेडमार्क मतलब लीगल प्रोटेक्शन। सेकेंड जो कंपोनेंट आती है दैट इज पैकेजिंग। तो अब कोई भी प्रोडक्ट है हमेशा वो पैक होके ही जाएगा। कोक किस में आती है? बॉटल में आती है। टाइड सर्फ किस में आता है? एक पैकेट में आता है। बिस्किट किस में आता है? एक रैपर में आता है। चॉकलेट किस में आती है? रैपर में आती है। ऑयल किस में आता है? जार में आता है। बॉर्नविटा किस में आता है? एक प्लास्टिक उसमें डब्बे में आता है। ठीक है, तो ऐसे तो मैं खुले में तो आपको दे नहीं सकती। अगर मैं आपको जो बॉर्नविटा है सपोज, अगर मैं आपको आप वो बॉक्स नहीं खरीद रहे तो वो पैकेट में भी आता है, तो पैकेट वाला खरीद लो। लेकिन पैकेट का भी तो वो रैपर तो होगा ना। चाहे 1 रुपये वाला शैम्पू ले लो, चाहे 50 रुपीज़ वाली बॉटल ले लो, बॉटल या वो रैपर जो वो उसका सैशे होता है, तो आया तो प्रोडक्ट उसी में है ना, तो वो पैक होके आता है। ठीक है, तो पैकिंग तो हर कंपनी को करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कितनी तरह की पैकेजिंग होती है। हमें ये देखना है कि ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो हमारा रैपर है ना वो हम
इस तरह से हमें डिज़ाइन करना है कि उसमें सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें अच्छे से पैक हो जाए। देखो अगर लीक करेंगी तो स्पॉइल होंगी, डैमेज होंगी, नुकसान आपका है। तो आप पहले ही देखो कि आपको कौन से लेवल ऑफ पैकेजिंग करनी है, ठीक है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये बैग है प्रोडक्ट का, ठीक है। अब प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, मतलब इमीडिएट पैकेजिंग। और ये भी आपसे एग्जामिनर ने पूछना ही पूछना है वाइवा में कि इमीडिएट पैकिंग क्या होती है। अब देखो टूथपेस्ट देखा आपने, कभी देखा ही होगा, ऑफ कोर्स, आई एम सो सॉरी। तो वो जो उसका जो ट्यूब होती है जिसको वो ढक्कन खोलते हैं हम, है ना, जिसमें वो है, वो इमीडिएट पैकिंग है। उसके अंदर बिल्कुल क्या है, पेस्ट है या मैच बॉक्स है। जैसे मैच बॉक्स कहते हैं, अंदर क्या होती है, मैच स्टिक्स होती हैं। तो वो इमीडिएट पैकिंग है, और कोई लेवल बीच में नहीं आता। दैट इज़ प्राइमरी। चिप्स खोलें तो चिप्स का जो रैपर था, दैट इज़ प्राइमरी पैकिंग, इमीडिएट पैकिंग, दैट इज़ प्राइमरी पैकेज। सेकेंडरी क्या होता है, जो थोड़ी सी ज़्यादा और प्रोटेक्शन देता है। जैसे जो टूथपेस्ट का जब मैंने ढक्कन खोला वो तो प्राइमरी था, लेकिन जब हम मार्केट से लेके आते हैं तो पहले एक कार्डबोर्ड जैसा कवर होता है रेक्टेंगल शेप में, दैट इज़ सेकेंडरी पैकेजिंग, जो कार्ड बॉक्स आता है, ठीक है। और इसको हम मोस्टली फेंक देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या आती है, जो बड़े बड़े गुड्स आपको प्रॉपर उसमें आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूज़ होते हैं, या वो स्टोर करने के लिए ताकि ये डैमेज ना हो। जैसे जब आप ऑनलाइन कुछ मंगवाते हो तो वो ब्राउन कलर के कार्डबोर्ड बॉक्सेस में पैक होके आता है ताकि वो किसी तरह से भी डैमेज ना हो। इसी तरह से अगर अपने घर पे वॉशिंग मशीन भी मंगवा रहे हो तो वो ऐसे नहीं आएगी, वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स में प्रॉपर पैक होके आएगी, अंदर थर्माकोल फिट हुआ होता है ताकि किसी भी तरह से डैमेज ना हो जब हम उसको ट्रक से उतरवाते हैं या लोड करते हैं, ठीक है। दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ठीक है। अब जब कोई शॉपकीपर के पास कुरकुरे का पैकेट आता है, वो एक दो थोड़ा मंगवाते हैं, वो तो कितने सारे मंगवाते हैं, तो वो सारा का सारा आपने देखा होगा वो डब्बों में से, जो ये ब्राउन कलर के बॉक्सेस होते हैं उसमें आते हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। अब इसका फंक्शन क्या है, क्यों ज़रूरी है ये, प्रोटेक्शन देती है, कॉमन सेंस है। पेस्ट हमें हाथ में थोड़ा ना पकड़ाएंगे, चलो जी ले जाओ इतने इतने ग्राम, नहीं हो सकता ना। दूसरी बात क्या है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको मॉइस्चर से प्रोटेक्शन चाहिए, सन रेन या ब्रेक ना हो जाए, इंसेक्ट्स ना चले जाएं। चिप्स को अगर मैं बंद नहीं करूँगी, बिस्किट्स को अगर मैं बंद नहीं करूँगी, जैम का अगर मैं ढक्कन नहीं लगाऊंगी, जैम ऐसे दूंगी, या कोक को बंद नहीं करूँगी, तो फिर बताओ कुछ चीज़ें तो मतलब कोक अगर खुली मिले तो उसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं रहेगा कोक का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैकेजिंग। अब अगर टीवी भी आपके घर पे आ रहा है, जैसे मैंने आपको मशीन का एग्जांपल दिया, तो वो भी डैमेज ना हो, वो बड़े बड़े कार्टून बॉक्सेस जो होते हैं ब्राउन कलर के, मैंने आपको बताए, वो उसमें आते हैं। सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन। कई बार क्या होता है कि पैकेजिंग की वजह से आप अपने प्रोडक्ट को भी आइडेंटिफाई कर लेते हो। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बोला है कि येलो एंड ब्लैक कलर की पैकिंग होती है, और उस पर अल्फ़ाबेट के लिखा है, तो हमें ये पता चल जाता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, कोदक, ठीक है। उसके बाद कोक का मैंने आपको बताया, रेड एंड ब्लैक कलर का अगर कुछ है तो कौन सी ड्रिंक है, कोक, तो हमें पहले से दूर से पता चल जाता है कि ये कोक है, फैंटा है या स्प्राइट है। कन्वीनियंस, कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट जब हम यूज़ करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, इन द सेंस कि जब हम स्टोर करते हैं उसको, ठीक है, या हम शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसके लिए भी बड़ा कन्वीनियंट रहता है कि हम अपनी बॉटल्स को या कोई भी प्रोडक्ट को पैक करके रखें, ओके। क्योंकि अगर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, अगर मैं उसको, अभी वो शॉप पे नहीं पड़ी, अभी वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो रही है, शिफ्टिंग के लिए यूज़ हो रही है, तब भी उसका पैक होना ज़रूरी है, नहीं तो वो बीच में टूट सकती हैं। प्रमोशन क्या, अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए कि हु प्लेज द रोल, व्हाट प्लेज द रोल ऑफ साइलेंट सेल्समैन, सेल्समैन आपको पता है ना, पर ये साइलेंट है, मतलब बिना बोले जो एक तरह की प्रमोशन कर रहा है, वो कौन करता है, पैकेजिंग। अट्रैक्टिव, कलरफुल एंड इनोवेटिव पैकिंग। अभी मैंने आपको चॉकलेट का बताया था ना, पर्पल कलर का अगर कोई रैपर है तो वो कौन सी चॉकलेट है, डेयरी मिल्क। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमने पैकेजिंग बड़ी अट्रैक्टिव करी है तो उससे भी कस्टमर्स प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दिवाली के दिनों में कितनी डेकोरेटिव कैंडल्स आती हैं, ठीक है, जैसे कि ये जेल कैंडल्स आती हैं, फ्रेग्रेंस कैंडल्स आती हैं, डिफरेंट ग्लासेस में आती हैं, स्टार शेप, हार्ट शेप, जिस तरह की मर्जी शेप में ले लो, जिस तरह की मर्जी टाइप में ले लो। वो क्या है, लोग एक सिंपल सी कैंडल लेने जाते हैं, वो 4 और घर पे उठा लाते हैं। वो क्या है, वो पैकिंग है, हर चीज़ की पैकिंग। ड्राई फ्रूट्स क्या है तो ड्राई खुले ले लो, कम रेट पे मिलेगी, वही भी एक थाली से ले लेते हैं, उस पर जी डिफरेंट उसको सजा दिया, ऊपर अच्छे से उन्होंने टाई कर दी डिफरेंट तरह के क्लोथ्स, और उस पर डिफरेंट की डेकोरेशन कर दी। जिस लेवल की डेकोरेशन होगी उस लेवल का वो आपको प्राइस उस थाली का वो चार्ज कर देते हैं।
चाहे राखी हो, चाहे कोई ओकेजन हो, चाहे लोहड़ी हो, लोहड़ी पे भी ये बिजनेस है, ये मार्केटिंग है। देखो अगर मेरे ड्राई फ्रूट्स 500 के हैं तो एक थाली और ऊपर डेकोरेट करके मैं उसको 800 का बना सकती हूँ बड़े आराम से, और लोग ये काम भी करते हैं घर पे बैठे एंड दे अर्न वेल। तो ये क्या है, मेरे सामने अगर ऐसी थाली पड़ी होगी जो बहुत सुंदर लग रही है और मैंने किसी के घर जाना है और एक है कि सिंपल ये ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, तो मैंने कहा मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी ये सिंपल सा डब्बा है, इसमें क्या लेके जाना है, ये सुंदर लग रहा है, ये लेके जाओ। 500 के बजाय मैं अपना 800 खर्चूँगी। वो 300 क्या है, वो दिमाग है पैकेजिंग के थ्रू जो कि मार्केटर ने यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। कॉमन सेंस है वैसे तो ये कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे पैक नहीं करेंगे तो आप सैनिटेशन आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। पैक्ड प्रोडक्ट्स ही लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें अगर कोई चीज़ खुली हुई मिलेगी तो उसमें मिलावटें भी हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ पैक्ड है तो उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। ठीक है, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, कुछ ऐसे सर्विस आउटलेट्स बने होते हैं, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, जो कि वहाँ पे क्या होता है कि इतनी चीज़ों को इतना सुंदर सुंदर सजा के रखा होता है और लोग क्या करते हैं कि मतलब कोई खड़ा भी नहीं उनको बेचने के लिए, बट क्योंकि वो इस तरह से डिस्प्लेस है कि लोग डिस्प्ले हुए हैं कि लोग अपने आप आके उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा पिक करते हैं जिनकी अट्रैक्टिव पैकेजिंग है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन भी मैंने आपको बता दिया कि आप पता कर सकते हो कि आपको कैसे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करना है, उनकी क्वालिटी की बेसिस पे या टाइप ऑफ पैकेजिंग के बेसिस पे। कई बार आपको पता चल जाएगा एक पैकेट देके कि यार ये हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग है और ये नहीं है। ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता आपको पता है, पर मुझे तो पता चल जाता है। जैसे सपोज करो अगर आप एलिमेंट्स लेने के लिए गए हो तो वो किस तरह के पैकेट में पैक्ड है, एक सिंपल सा अगर पैकेट में वो पैक्ड है तो वो भी पता चल जाएगा कि ये रफ सा कागज़ है, ये तो ऐसे ही लग रहा है, तो पुराना सा लग रहा है ना, ये नया लग रहा है, एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट लग रहा है ये, तो यू कम टू नो बाय योर सेंसेस। एंड इट इज़ इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अब आजकल पैकेजिंग में ना इतनी एडवांसमेंट हो रही है कि उन्होंने मार्केटिंग को एक नया नाम दे दिया है। अब आपको पता है कि आपने कभी देखा कि कोक जब इंडिया में आया तो उसकी बॉटल की शेप कुछ और थी, फिर कुछ और होगी, फिर कुछ और होगी, फिर कुछ और होगी, और अब कुछ और है। ऐसे ही लोग कुछ ना कुछ हर चीज़ की ना वो शेप चेंज करते रहते हैं, तो लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव लगता है ये। पेपर बोट्स देखा आपने, वो जो जूस मिलता है, अब बताओ रियल जूस था, उन्होंने कितना वो इंटरेस्टिंग से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ करके वो पेपर बोट्स की पैकेजिंग करी, वो दिमाग जो लगाया, पैसे लगाए, वो क्या है, वो सब मार्केटिंग के चक्कर में है कि लोग इसको ज़्यादा खरीदें। मेरे जैसे तो जाएगी भी इसके पीछे। ठीक है, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, चिप्स हो, बिस्किट्स हो, बिस्किट्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में भी आने लग गए हैं वैसे तो, और पैकेजिंग भी बहुत इनकी डिफरेंट होती है। इससे क्या होता है कि पैकेजिंग की वजह से वो काफ़ी देर तक फ्रेश भी रहते हैं। इवन तक मिल्क को भी हम अगर आज के टाइम पे चाहें तो 4 या 5 दिनों के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं विदाउट रेफ्रिजरेटर, जो कि मैं नहीं वैसे इतना मानती, पर जो दूसरे वाला दूध होता है वो तो फिर भी आप कह सकते हो, मतलब इन द सेंस कि 2-3 डेज़ के लिए तो कुछ भी नहीं होता, 4-5 थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट स्टिल ख़राब नहीं होगा, मतलब कंपनी की तरफ से इतनी एश्योरिटी है। तो मार्केटिंग का स्कोप बहुत बड़ा है क्योंकि पैकेजिंग में बहुत इनोवेशन हुई है। कभी आपने सोचा था 90s में कि भी इतनी डिफरेंट तरह लेवल ऑफ की पैकेजिंग आएगी? नो, लोग लाइक करते हैं। अभी भी अगर आप कोई सामान बेच रहे हो ना, कोई किसी चीज़ में अगर आप डील करते हो, तो आई एम सो डैम श्योर कि अगर आप उसकी पैकेजिंग अच्छे करोगे यू कैन अर्न मोर। एक सिंपल प्रोडक्ट बेच रहे हो और एक अच्छे से पैकेजिंग करके बेच रहे हो, भले ही कुछ है। इवन इन मेकअप प्रोडक्ट्स इतने डिफरेंट शेप्स में मेकअप आता है कि मतलब लड़कियां तो चलो वैसे ही पागल होती हैं मेकअप के पीछे, और वो आप देखोगे वो एक की बजाय वो 4 लेके आती हैं। उसमें भी उन्होंने पूरी इनोवेशन दिखाई है बिकॉज ऑफ पैकेजिंग ओनली। ये सिर्फ अभी तो मैं किसी और चीज़ पे पहुंची ही नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पैकेजिंग। उसके बाद लेबलिंग आ जाता है। लेबलिंग का मतलब क्या है कि हम सारी, मतलब आप इसको बोलोगे कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन। ये जितनी भी से प्रोडक्ट का क्या नेम है, मैन्युफैक्चरर कौन है, क्या कंटेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, इंग्रेडिएंट्स, उसका प्राइस, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, कैसे यूज़ करना है, वेट क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, एवरीथिंग। इवन तक कि 1 रुपये वाला अगर टॉफ़ी लोगे ना आप किसी कंपनी का, उस पर भी मैंने चेक किया था, टोल फ्री नंबर लिखा होता है कि अगर आपको कंप्लेंट है तो कंप्लेंट कर सकते हो। एवरीथिंग इज मैंशन बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी टू सम एक्सटेंट। ठीक है, तो इससे कस्टमर को क्या मिल रही है, इन्फॉर्मेशन। ओके, अब कई बार क्या होता है कि सिंपल सी लेबलिंग होती है, जैसे एक पैकेट है, उसके लोकल प्रोडक्ट है, उसको लिखते हैं राइस, ये पल्सेस, ये तो सिंपल है। लेकिन इलेबोरेटेड क्या है, जो रेप्यूटेड कंपनीज फॉलो करती हैं, जैसे लेस का पैकेट उठाओ, उसके पीछे पढ़ लो कितना कुछ है, आपको खुद पता चल जाएगा। इसके अलावा जो स्टैट्यूटरी वार्निंग, जैसे मैंने आपको बताया था बिजनेस इन्वायरमेंट में, लीगल इन्वायरमेंट में आपको मैंने बताया कि जैसे वो जो सिगरेट है उस पर लिखना ज़रूरी है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो वो लेबलिंग का पार्ट है जो कि मैंडेटरी है बाय द गवर्नमेंट, तो यू कैन नॉट इग्नोर दैट।
इसके फंक्शंस क्या जाते हैं? कॉमन सेंस है कि वो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, क्योंकि खुद तो मैं जिसने बनाया वो आके सबको नहीं बोलेगा ना कि इसमें क्या क्या है. ही हैज़ मेंशन्ड एवरीथिंग ऑन एट द बैक साइड ऑफ द रैपर. तो वो आपको एक तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है थ्रू लेबल्स. सारा कुछ प्रिंटेड है, आप आइडेंटिफाई भी कर लेते हो, जैसे मैंने आपको चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया था. ग्रेडिंग भी हो जाती है. अब अगर मेरे सामने पड़ी है चाय पत्ती, ठीक है, तो उसमें भी डिफरेंट है. सेम कंपनी है, ब्रूक बॉन्ड है, पर एक में रेड लेबल है, एक में येलो लेबल है और एक में ग्रीन लेबल है. वैसे तो टेस्ट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन उन्होंने बस कह लो एक 1% को चेंज होता है और वैसे डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं. ओके. उसके बाद प्रमोट सेल. जितनी अच्छी लेबलिंग भी अगर आप करोगे ना, तो वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करती है कि ये प्रोडक्ट को परचेज़ करो. और जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, स्पेशली अगर उस पर हमने जितने अच्छे अट्रैक्टिव लेबल्स लगाए होंगे ना, उसकी ज़्यादा सेल होती है. फिफ्थ इज़ कि बाय लॉ जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही करनी है, क्योंकि क्या कंटेंट है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, वेट, वॉल्यूम, ये सब कुछ ये लीगल कंपल्शन है लिखना. स्टैट्यूटरी वार्निंग तो लिखना ही लिखना है, लेकिन बाकी चीज़ें भी लीगल कंपल्शन है. तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमें जो एक प्रोडक्ट है, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें पता चलता है कि इसमें क्या क्या है. Whenever I buy the product, I always see the expiry date. Always. वो बात अलग है कि चलो आज के टाइम पे उसमें भी फ्रॉड हो रहा है, बट स्टिल इवन ऑन इफ यू परचेज सम मेडिसिन, सम टैबलेट्स, उस पर भी मैं मैन्युफैक्चरिंग डेट हमेशा देखती हूँ. क्लियर? अब हमने प्रोडक्ट का कर लिया कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, जहाँ पे हम डिसीजंस की बात करते हैं, फिर हम ब्रांड, और देन फिर हम उसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं, देन उसको लेबलिंग करते हैं. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का हो गया सारा कुछ. अब हम आएंगे कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, इसका प्राइस का क्या लेना देना है. तो पहले तो प्राइस क्या होता है. प्राइस मतलब जैसे आप क्या, मतलब एक प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है जो एक बायर एक सेलर को दे रहा है या सर्विस के लिए दे रहा है. तो प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, क्योंकि कस्टमर जो है ना सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब सबसे ज़्यादा वो इसी चीज़ पे आके अटकता है. यहाँ तक कि अगर आप एक छोटा सा वेरिएशन करते हो अपने प्राइस पे, तो आप कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो अपने आप को छोड़ के आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाए. अगर आप अपने प्राइस को 8 रुपीज़ से 8.50 कर देते हो, तो हो सकता है कि लोग कोक की तरफ शिफ्ट हो जाए, जो कि सिर्फ अभी 8 पे मिल रही है. सपोज करो पेप्सी एंड कोक आर बोथ आर ऑफ ₹8 सपोज, लेकिन मैंने बढ़ा दिया 8.5 कर दिया, उसने 8 ही रखा है, तो मैं 8.5 50 पैसे क्यों दूँ भाई. मैं दूसरी कंपनी को दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चली जाऊँगी. तो इससे आप अपने कस्टमर्स को गंवा सकते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्राइसिंग अगर करते हो तो आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ती है. जो आप उसकी क्वालिटी दे रहे हो, जो यूज़ बता रहे हो प्रोडक्ट का, यूज़ जो है वो प्राइस के साथ मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो वो हाई प्राइस देने को भी रेडी होगा. ठीक है. अब प्राइस को हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू है इन मॉनेटरी टर्म्स. अब अगर हम बात करें, प्राइस के डिफरेंट नेम हो सकते हैं. अगर मैं आज एजुकेशन की बात करूँ तो हमारा प्राइस क्या है एजुकेशन का, जो आप फीस देते हो, ट्यूशन फीस देते हो. ठीक है. रोड यूज़ करने का क्या प्राइस है, आप टोल टैक्स देते हो. जॉब करने की क्या प्राइस है, इनको सैलरी देनी पड़ेगी. अपार्टमेंट में रहने का क्या प्राइस है कि आपको रेंट देना पड़ेगा. तो प्राइस मिक्स क्या है, मिक्स आ गया मतलब ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो कि हम लेते हैं जब हम किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करते हैं. हमें देखना पड़ता है कॉम्पिटिटर क्या क्या प्राइस लगा रहा है, डिमांड कितनी है, कॉस्ट का क्या सीन चल रहा है, एवरीथिंग. ठीक है. अब कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं. सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है क्या. सबकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो कॉमन सेंस है ना, बिजनेस कर रहे हैं हम, चैरिटी वर्क थोड़ा ना कर रहे हैं. लेकिन उसके अलावा ये हो सकता है कि इस वक्त इस साल मुझे मार्केट में अपना शेयर चाहिए सबसे ज़्यादा, मुझे लीड करना है. तो अगर मार्केट में मुझे अच्छा खासा शेयर चाहिए तो फिर मुझे अपना जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो कम करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीदें और मेरा मार्केट शेयर बढ़ जाए. अगर मेरा एम है, ऑब्जेक्टिव है कि मैंने सिर्फ कंपटीशन में सर्वाइव करना है, फिर मुझे बहुत डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे ताकि मैं सर्वाइव करूं और लोग आके मेरा प्रोडक्ट खरीदें, और प्रोडक्ट के प्राइस को भी मुझे कम करना पड़ेगा. अगर मैं ये चाहती हूँ कि लीडरशिप तो मैं लीड तो करूँ, लेकिन किस लेवल पे, कि मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे ऑसम है,
क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें मैं चार्ज कर सकती हूँ हाई प्राइस, ताकि अपने कॉस्ट तो कवर करूँ और जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लग रहा है वो भी कवर करूँ, क्योंकि जितनी मैं रिसर्च करूँगी, जितना डेवलप करूँगी प्रोडक्ट को, उतना ही मेरे लिए फ़ायदा है। तो उसके लिए पैसे लगते हैं, उसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स को आप ध्यान में रखोगे। अब देखो आपकी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, दूसरे का डिफरेंट हो सकता है, तीसरे का डिफरेंट हो सकता है, आपने अपने हिसाब से चलना है। सेकेंड इज प्रोडक्ट की कॉस्ट, ये तो उससे भी ज़्यादा कॉमन सेंस वाली बात है। जब आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हो आपकी कॉस्ट पड़ती है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है फिक्स कॉस्ट तो पढ़नी है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट सबको पता है, सिर्फ फैक्ट्री का रेंट देना ही देना है, मशीन की कॉस्ट देनी ही देनी है, मतलब क्योंकि फैक्ट्री चले ना चले रेंट तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होती रहती है कि जितना आप ज़्यादा मटेरियल यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, जितनी ज़्यादा लेबर होगी उतने ज़्यादा वेजेस देने पड़ेंगे। तो हमें दोनों कॉस्ट को कंसिडर करके फिर प्राइस को फिक्स करना पड़ता है, ताकि हमारी कम से कम ये खर्चे तो निकलें। लेकिन अगर हाई कंपटीशन है और हम चाहते हैं बहुत बड़ा शेयर, तो फिर हमें प्राइस को कम करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर रखना कि एटलीस्ट आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है वो अगर आप कुछ टाइम के लिए इग्नोर भी करते हो तो आपका काम सर जाए, आपके पास इतना पीछे रिजर्व हो कि आप काम चला लो। क्योंकि एट प्रेजेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको लीड करना है मार्केट में। तो आप अपना देखो, मैं देखूंगी अपना, क्योंकि हम दोनों के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं। थर्ड है कि मार्केट में कंपटीशन कितना है। आजकल हर चीज़ में कंपटीशन है, तभी तो मार्केटिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जितनी इनोवेशन करोगे उतने लोग आपके प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा आएंगे। नहीं तो उनको कोई मतलब कोई शौक नहीं चढ़ा था कि फालतू में मार्केटिंग जैसा कंसेप्ट लेकर आएँ जिस पे इतने पैसे लग रहे हैं, जिस पे इतनी मेहनत लग रही है, टाइम एनर्जी कॉस्ट, कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मुझे ये देखना पड़ता है, अगर तो सपोज करो मेरा प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा कि कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, फिर तो आपको पता है मोनोपोली चल रही है, मैं अपने हिसाब से प्राइस रख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें कॉम्पिटिटर का प्राइस देखना पड़ता है। नहीं तो मैं क्या करूँगी, मैं अब पेप्सी है तो आपको लगता है पेप्सी कंपनी बिना ये देखे कि कोक और ये स्प्राइट ये मतलब बिना कंसिडर किए कि इन कंपनीज का कितना प्राइस है वो अपने कंपनी का प्राइस रख सकती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना मैं अपना काम ध्यान से कर रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे ध्यान ये रखना है कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, सिर्फ प्राइस के लिए नहीं, वो स्ट्रैटेजीज क्या यूज़ कर रहा है, वो टेक्निक्स क्या यूज़ कर रहा है, उसकी प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या है, हर चीज़, ताकि मैं उससे हमेशा आगे रहूँ, ठीक है। फोर्थ है कस्टमर की डिमांड एंड यूटिलिटी। ये उससे भी बड़ी कॉमन सेंस वाली बात ये है कि पहले आप ये तो देख लो आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस की डिमांड है भी है या नहीं। अब आप ये देखो कि प्रोडक्ट जो है वो इनइलास्टिक है, मतलब अगर तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं या बहुत कम सब्स्टिट्यूट है तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट ऐसा है जो कि मार्केट में उसके सब 1000 सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो लोग, अगर आप हाई प्राइस चार्ज करते हो ऐसे प्रोडक्ट का तो आपको छोड़ के लोग दूसरी कंपनी के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको भी अपना प्राइस क्या रखना पड़ेगा, प्राइस कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, ओके। अब कई बार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है अगर वो आपको हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो ठीक है, फिर आप कई बार हाई प्राइस चार्ज कर लेते हो, क्योंकि कस्टमर भी रेडी होता है टू पे द हाई प्राइस, प्रोवाइडेड उसको उस लेवल की क्वालिटी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको खुद को पता है कि क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्ट के लिए आप कभी भी हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हो। कभी हमने देखा होगा कि कस्टमर ना चाहते हुए भी दे देते हैं ज़्यादा प्राइस, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि चल यार एक बार चीज़ खरीदनी है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, मैं ले लेता हूँ, उसको भी दुख नहीं होता पैसे लगाए पे। लेकिन अब नॉर्मल चीज़ों के लिए नहीं कर सकते ये। फोर्थ इज़ गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। तो गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है प्राइजेस को चेक करने के लिए कि जितने भी प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उस पर क्या प्राइस लग रहा है, क्या वो एसेंशियल कमोडिटी में तो नहीं आ रहा। जैसे ड्रग्स, कुछ फूड आइटम्स, मेडिसिन, LPG गैस जो आता है, इसकी जो प्राइस है वो आपको गवर्नमेंट को कंसिडर करके ही लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर कर दिया तो वो आपको फिर पता है, अगर एक बार गवर्नमेंट इंटरफेयर कर गई आपके काम में तो आपके लिए पंगा ही पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलो, और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं कमोडिटीज़ उसका प्राइस आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप अनफेयर नहीं प्ले कर सकते, जो कि ज़रूरतें वाली चीज़ें हैं। लास्ट इज़ मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। अब यहाँ पे क्या आ जाता है कि जो आपका प्राइस है प्रोडक्ट का, वो इस बात पर भी तो डिपेंड करता है ना कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किस लेवल तक जा रहे हो।
ठीक है। अब सपोज करो अगर आप बहुत सेल्स को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत हाई लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस महंगा होगा ही होगा, क्योंकि आपने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी तो कवर करनी है। अगर जी मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैंने ऐड दिलवाई है टीवी पे अमिताभ बच्चन से, तो वो सस्ते में थोड़ा ना मेरा काम करेगा। करोड़ों की तो ऐड होती है, इतने बैनर लगते हैं, ठीक है, और नेट पे इतनी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट होता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की कोई इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो आप कम प्राइस चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आपका खर्चा इतना नहीं है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करी है जो कि एक्सपेंसिव होती है, देन यू हैव टू चार्ज द हाई प्राइस। ओके। दूसरा आ सकता है कि आपने पैकिंग कैसे करी है, देसी करी है कि नॉर्मल क्वालिटी करी है या बहुत हाई लेवल की करी है, ठीक है। आपने कितने सेल्समैन रखे हैं, आप कोई सपोर्ट सर्विस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, क्योंकि सपोर्ट सर्विस दोगे तो एम्प्लॉयज़ भी तो रखने पड़ेंगे ना उनकी कंप्लेंट्स को डील करने के लिए, तो उसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा। तो आप खुद देखो कि आप क्या क्या काम कर रहे हो। अगर आप सब कुछ आपने रखा हुआ है, सब कुछ कर रहे हो, तो आपका प्राइस ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। जाहिर सी बात है, आपको कॉस्ट कवर करनी है। फिर जाहिर सी बात है कि आपका क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तो लोग पे भी करेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल के लिए जा रहे हो तो देन यू कैन चार्ज वेरी नॉर्मल प्राइस, ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि कोई क्वालिटी सर्विस नहीं है, नॉर्मल प्रोडक्ट है, कोई आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं है, ज़्यादा एडवर्टाइजिंग भी नहीं है, नॉर्मल प्राइस है, तो मैं चल जाता है काम, ठीक है। तो प्राइस जब आप किसी भी चीज़ का सिलेक्ट करते हो, यू हैव टू सी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रोडक्ट की कॉस्ट कवर करनी है आपने, वेरिएबल फिक्स, कॉम्पिटिटर को देखना है, डिमांड देखनी है, गवर्नमेंट को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, एंड देन यू हैव टू सी कि आपने कितने मार्केटिंग मेथड्स यूज़ किए हैं, अकॉर्डिंगली यू हैव टू फिक्स द प्राइस। ओके, so today we are done with two P's. The first is product and second is price. Clear?